हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं व नवीन प्रवृत्तियां। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के तहत हमने अध्ययन किया कि 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति को अपनाया जाता है। उदारीकरण के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के कठोर नियम व प्रतिबंधों को लचीला बनाया गया। निजीकरण की प्रक्रिया के तहत निजी क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने लगी और व्यापार करने लगी। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे स्वदेशी की अवधारणा का कि आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई जो भारत ने दोबारा से स्वदेशी के नारे को अपनाया। इसी के साथ ही हम अध्ययन करेंगे कौशल विकास का, यानी स्किल डेवलपमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, स्वदेशी से तात्पर्य होता है खुद के देश का, यानी अपने देश में बना हुआ। भारत में जब वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया तो वैश्वीकरण के दौर में अनेक विदेशी कंपनियां भारत आई। शुरुआत में हमें उनके सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए, जैसे कि भारत में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही भारत को तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से भी मदद प्राप्त हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन रूप से जब देखा गया तो विदेशी कंपनियों के आगमन के नकारात्मक परिणाम सामने आए, क्योंकि विकसित देशों के द्वारा जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन आदि, इनके नियमों की अनदेखी की गई और अपने निजी लाभ को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। वैश्वीकरण व प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर आ गए और भारत में दोबारा से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। ये कहा जाने लग गया कि ये दूसरा औपनिवेशीकरण है। भाई, पहला औपनिवेशीकरण कब था? जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिशर्स का शासन था। और दूसरा औपनिवेशीकरण कहा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, तो एक तरह से ये भारत की पराधीनता की ही शुरुआत है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोबारा से स्वदेशी की शुरुआत हुई। स्वदेशी के विचारों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे कि लोग भारत में बनी हुई कंपनियों का सामान खरीदें, जिससे कि भारतीय उद्योग धंधे विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो ये देखिए, इस बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी की अवधारणा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स, उत्पादों को अपनाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित और आयातित माल के त्याग करने पर बल देती है। साधारण शब्दों में हम कहें तो स्वदेशी की अवधारणा का यहाँ पर तात्पर्य है कि भारतीय कंपनियों के द्वारा उत्पादित होने वाले माल को खरीदा जाए। जैसे कि भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो दैनिक उपयोग वस्तु से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक, सब उन्हीं के द्वारा उत्पादित माल को खरीदा जाए और विदेशों से जो माल हम ले रहे हैं, जो माल आयातित कर रहे हैं, इसके अलावा विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी की अवधारणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों को एकजुट करने के लिए स्वदेशी को एक हथियार के रूप में काम में लिया था। तो स्वदेशी की अवधारणा आत्मनिर्भर बनाती है, किसी भी देश की दूसरे देश पर पराधीनता को रोकती है। क्वेश्चन आ जाता है, स्वदेशी से होने वाले लाभ बताइए। तो पहला लाभ तो हम यही देखते हैं कि स्वदेशी की भावना कि भाई हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का ही हमें प्रयोग करना है। तो ये जो स्वदेशी की भावना है, ये देश प्रेम में, देश के प्रति समर्पण में, इन चीज़ों में, इन भावनाओं में बढ़ोतरी करती है। इसी के साथ ही जब हम भारतीय उद्योग धंधों द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, भारतीय उद्योग धंधों की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो इन उद्योग धंधों का विकास भी होगा और उद्योग धंधों का विकास होगा तो देश की अर्थव्यवस्था का खुद ही ऑटोमेटिक रूप से विकास होगा। इसी के साथ ही देश के घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब देश के लघु कुटीर उद्योग धंधों, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उनका विकास होगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसी के साथ ही विदेशी कंपनियां जो कि लाभ के रूप में एक बहुत मोटी राशि अपने देश में ले जाती हैं, तो स्वदेशी अपनाने से हमारे जो धन का बहिर्गमन होता है, हमारे धन का जो निष्क्रमण होता है, उस पर भी रोक लगेगी। तो स्वदेशी से हमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसी के साथ ही देश आत्मनिर्भर होता है और एक आत्मनिर्भर देश अच्छे से वैदेशिक क्षेत्र में अपनी नीतियों को संचालित कर पाता है। इसी के साथ ही सरकार को भी अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होगा, यानी सरकारी जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी यदि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, हमारे देश की कंपनी के माल को खरीदेंगे। इसी के साथ ही स्वदेशी कंपनी
कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुरूप होती है। भाई जो स्वदेशी कंपनियां होती हैं वो ये ध्यान रखती हैं कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सोच समझ करके दोहन किया जाए, उनको सोच समझ करके उपयोग किया जाए। इसी के साथ ही जब हम स्वदेशी उत्पाद को अपनाएंगे, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो ऐसे राष्ट्रों पर दबाव उत्पन्न होगा जो एक ओर तो भारत में अपनी वस्तुएं बेचते हैं और लाभ कमाते हैं, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना करते हैं। तो उन लोगों पर भी, उन देशों पर भी एक नैतिक दबाव कायम करने में हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमें उस वक्त किसी भी देश से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमने स्वदेशी के फ़ायदे देखे। तो क्वेश्चन यही आएगा, स्वदेशी से आप क्या समझते हैं? भाई खुद के देश में बने हुए माल का उपयोग करना, विदेशों से जो आयातित माल है उसका कम से कम उपयोग करना, विदेशी कंपनियों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं को कम से कम खरीदना। लेकिन हम देखते हैं कि ये सैद्धांतिक ही रह गया है। व्यवहारिकता में हम लोग विदेशी ब्रांड खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि हमारे देसी भारतीय ब्रांड की तुलना में। तो वो मनोवृत्ति हमें त्याग करनी होगी, क्योंकि हमने देखा ना कितने सारे फ़ायदे हैं, कितने सारे लाभ हैं स्वदेशी को अपनाने से। देश प्रेम की भावना भी बढ़ती है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है, देश का आर्थिक विकास भी होता है, सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होती है, देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है, रोजगार के अवसरों का भी सर्जन होता है। तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, कौशल विकास, जिसे हम कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, कौशल विकास क्या होता है। हम देखते हैं कि उत्पादन के साधन होते हैं, मुख्यतः 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। और इन सब में श्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कौशल विकास में जो ये श्रम होता है उसको शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा अधिक योग्य बनाया जाता है, उत्पादक बनाया जाता है, और योग्य व उत्पादक बना करके इसे मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि कौशल का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का एक अच्छा तरीका। जब हम हमारे जितने भी मानवीय संसाधन हैं उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनको अच्छा उनके स्वास्थ्य की देखरेख करेंगे, उनको स्वास्थ्य का अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न भोज्य पदार्थ देंगे, साथ ही उनको कुशल प्रशिक्षण देंगे, तकनीकी प्रशिक्षण देंगे, तो हमारा जो मानवीय श्रम है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? मानवीय पूंजी में परिवर्तित हो जाएगा। और हमने पहले के वीडियो में देखा था कि किसी भी देश के जो मानव संसाधन होते हैं ना, वो उसकी पूंजी होते हैं, और मानव संसाधन जितने अधिक अच्छे होंगे उतना ही वो देश अधिक प्रगति कर पाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जितने भी हमारे मानवीय श्रम है, हम कहें कि एक जो अकुशल श्रमिक होता है वो मेहनताने के रूप में मुश्किल से 80 रुपये 100 रुपये कमा पाता है, लेकिन जब हम उसी श्रमिक को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छी नॉलेज देंगे, तो वो अब क्या हो जाएगा? वो अब ट्रेंड लेबर में आ जाएगा, कुशल श्रमिक में आ जाएगा। और कुशल श्रमिक का जो मेहनताना होता है वो अकुशल श्रमिक की तुलना में अधिक होता है, तो मानवीय पूंजी में परिवर्तित हो जाएगा। कौशल हम पढ़ ही चुके हैं, किसी भी कार्य को अधिक अच्छी तरह से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता ही क्या कहलाती है? कौशल कहलाती है। और जब एक मजदूर जिसे कि कोई विशेष ज्ञान नहीं है, उसको अगर हम किसी विशेष क्षेत्र में ट्रेनिंग दे देंगे, यानी कि अगर हमने उसको कुछ ITI का कोर्स करवा दिया, तो वो अब ज़्यादा कुशल हो जाएगा, उसमें कौशल का विकास हो जाएगा। और कौशल विकास होने के बहुत सारे फायदे हैं, उसको रोजगार के अधिक अच्छे अवसर मिलेंगे, साथ ही उसकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। और जब व्यक्ति की ऐसे अनेक व्यक्तियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, कौशल विकास से आप क्या समझते हैं? कौशल विकास से क्या लाभ है? सरकार कौशल विकास के लिए कौन कौन से आवश्यक कदम उठा रही है? तो कौशल विकास का यदि हम महत्व देखें तो पहला महत्व यही है कि जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानवीय संसाधन है, कंफ्यूज नहीं होना है। संसाधन का मतलब वो सभी वस्तुएं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन तो हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, और मानवीय संसाधन भी हमने देखा कि मनुष्य मानवीय संसाधन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर मनुष्य नहीं होगा तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे या उद्योग धंधे विकसित होंगे? तो किसी भी देश के विकास में मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, और जब हम मानवीय संसाधन को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो वो हमारे देश के लिए कैपिटल का काम करेंगे, मानवीय पूंजी का काम करेंगे। और कौशल विकास होने से जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो श्रम है, उनकी योग्यता में वृद्धि होगी, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसमें
में वृद्धि होगी और जब वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो जो उनकी उत्पादकता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी सुधार होगा और इससे देश की अधिकतर जो जनसंख्या है वो उत्पादक बनती है। देश की जनसंख्या देश के ऊपर भार नहीं रह करके देश के लिए पूंजी का कार्य करने लगती है। और कौशल विकास में हमने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा कुछ कार्य करने का हुनर नहीं है, कार्य करने का कोई विशेष तरीका उसके पास नहीं है, तो वो अकुशल श्रमिक के रूप में उसके पास रोजगार के बहुत ही सीमित अवसर होते हैं कि कहीं पर दैनिक मजदूरी कर ले, कोई ढोने का कार्य कर ले, खुदाई का कार्य कर ले। लेकिन जब हम उसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देंगे तो उसके पास अधिक अच्छे अवसर मिलते हैं कि वह जैसे कि ITI का कोर्स करवा दिया तो वो एज ए टेक्नीशियन काम कर सकता है या किसी निजी कंपनी में जाकर के कार्य कर सकता है, खुद का व्यवसाय भी खोल सकता है। तो रोजगार के अधिक अच्छे अवसर उस व्यक्ति को प्राप्त हो पाते हैं जब हम कौशल विकास कर देते हैं। इसी के साथ ही व्यक्ति देश की आर्थिक वृद्धि में अपना योगदान दे पाता है। तो ये हमने कौशल विकास के महत्व का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी सरकार कुछ कार्य कर रही है क्या कौशल विकास के लिए। बिल्कुल, हमारी सरकार इस कौशल विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है क्योंकि सरकार के द्वारा भी ये स्वीकार किया गया है कि मानवीय संसाधन देश के लिए पूंजी हैं और चूंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और हमारी जनसंख्या जो युवा जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, यदि हम उसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से उसका डेवलपमेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली निश्चित रूप से हमारे देश के लिए पूंजी का कार्य करेगी। तो सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के रूप में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। और भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2015 को, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 15 जुलाई, इस दिन विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2015 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया और ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में शुरू किया गया। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रशिक्षण चलाए जाएं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएं जिनके द्वारा देश के युवाओं में कौशल का विकास हो सके। इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया होती है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद इस योजना में अब तक लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, लाखों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। इसी के साथ ही सरकार ने एक अलग से मंत्रालय का भी गठन किया गया है, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय। ये सरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया है और इस पे सरकार इसलिए भी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही अंतर संबंधित है। जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स चलाएंगे कौशल विकास के तो लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो गरीबी की समस्या का भी समाधान होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ही ईजी टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक्स से 2 क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छे से आपको इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।